नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। आपने देखा आज राजभवन में 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनः मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं महागठबंधन के बड़े नेता तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। इसके अलावा भाजपा का धरना प्रदर्शन जारी है। जनादेश के अपमान को लेके नीतीश कुमार पर बीजेपी फिलहाल हमलावर है और बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। इसे पलटवार करते हुए ललन सिंह ने भी बीजेपी पे बड़ा हमला करते हुए जवाबी हमला किया है। तो काफी राजनीति बिहार की गर्म है। आज हमारे बीच एक खास मेहमान मौजूद हैं जो राजनीति के काफी जानकार हैं, प्रोफेसर हैं और 32 सालों से पटना और बिहार की राजनीति को काफी नजदीक से जानते हैं। तो आइए इनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि बिहार की राजनीति किस करवट जा रही है। नमस्कार राकेश भाई, कैसे हैं? नमस्कार। गणादेश लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि गणादेश ने जो 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को पार किया है, उसके लिए मैं भी आपको शुभकामना देता हूं। और धरातलीय राजनीति को, परिवेश को जो मतलब सटीक चित्रण करता है आपका चैनल, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बिहार की राजनीति जो लगातार इधर एक सप्ताह से सुर्खियों बटोर रही है और खासकर मंगलवार, जो कि बिहार के लिए राजनीति के लिए मंगल साबित होता है, कभी मंगल किसी के लिए साबित होता है। तो बिहार की राजनीति में अभी आपने जो देखा कि दोनों जो एक साथ रहे, कल जो इनके साथ नहीं थे वो आज इनके साथ हो गए, जो इनके साथ थे वो आज उनसे अलग हो गए। जिनके साथ हैं उनके लिए खुशखबरी है और जिनके साथ नहीं है उनके लिए अमंगल है। बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि नीतीश कुमार ने फिर पलटी मार दी और भारत के राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो सबसे ज्यादा बार पलटी मारने वाले नेता है। बीजेपी का एक बड़ा आरोप है राकेश भाई। तो और तेजस्वी को एक बड़ा ताज मिला है। तो इस पे क्या राजनीतिक हलचल है बिहार में? देखिए, बिहार में राजनीतिक हलचल काफी तेज है क्योंकि भारत की राजनीतिक परिवेश में जो एक लगातार नरेंद्र दामोदर दास मोदी का लगातार एक छत्र राज्य चल रहा था, उनका जो है कोई भी तोड़ नहीं निकल रहा था। और अमित शाह अपने आप को जो चाणक्य साबित कर रहे थे, निश्चित तौर पर चाहे इधर पलटी मारते हो नीतीश कुमार, चाहे उधर पलटी मारते हो, लेकिन इतना तो कहना होगा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व अभी चिंता के घेरे में आ चुका है, जिसकी बबलाहट जो है वो नीतीश कुमार पर उसको दिखने को मिल रही है। और ललन सिंह जो भाजपा पर अपना प्रहार कर रहे हैं, वह अपने आप को जनादेश को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनका निर्णय अलटने पलटने का नहीं है, बल्कि राजनीतिक ऐसी व्यथा और ऐसी कथा ऐसी हो गई जो उनको ऐसा निर्णय लेना पड़ा। आपने ललन सिंह के बारे में कहा कि वो तो अपना बचाव कर रहे हैं, चूंकि सही भी है। हर आदमी जो अपना निर्णय लेता है, नीतीश कुमार ने निर्णय लिया, कुछ तो कारण रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होगी। तो ये चल ही रहा है उठापटक। महाराष्ट्र की घटना को लेके नीतीश कुमार भी डरे हुए थे और आरसीपी बड़ा फैक्टर था, जिसको लेके ललन सिंह ने खुलासा भी किया कि आरसीपी के कारण ये पूरी तरह से बीजेपी का गठबंधन जेडीयू से टूट गया। चिराग मॉडल की भी जिक्र हुई। तो क्या है, माना जाए कि बीजेपी अंदर के खाने से बड़ा खेल कर रही थी आरसीपी के माध्यम से और नीतीश कुमार को तोड़ने का, कमजोर करने का प्रयास ये चल रहा था। ललन सिंह का यह कहना सर्वोचित सही नहीं हमको लगता है। अगर जो आरसीपी सिंह ऐसा कोई खेल करने वाले थे और उनमें ऐसी मद्दा होती तो शायद वह फेल नहीं होते, कुछ तो विधायक टूटते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। ये बल्कि नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा था कि आज नहीं तो कल बीजेपी इस प्रकार से हावी होती जा रही थी जिससे इनकी राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिसके कारण कोई न कोई बहाना खोज रहे थे। हालांकि इसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी, जो वह नूरा कुश्ती चल रही थी। और आपने देखा होगा कि ईद वगैरह के मौके पर बजाबते जो है सो नीतीश कुमार का वहां जाना और उन लोगों का वहां आना, ये सारा चल रहा था। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इसको गंभीरता पूर्वक भले ही नहीं ले रहा था। तो वस्तु स्थिति ये था, ये मतलब आरसीपी सिंह को ये मतलब दिखलाना, ललन सिंह पर उस पर बोलना, ये सब केवल अपने आप को बचाने की साजिश है। अगर जो ऐसी कोई बात रहती, अगर जो आरसीपी सिंह में ऐसी कोई मद्दा रहती, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है, बिहार के जो विधायक जीतते हैं वह अपने प्रादेशिक नेता और प्रादेशिक राजनीति के आधार पर जीतते हैं।
तो वो उसका परिवेश होता है। तो उस परिवेश के दृष्टिकोण से यहाँ के विधायकों को तोड़ना महाराष्ट्र की तरह ये संभव नहीं था अनुज जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा राकेश जी। लेकिन एक चीज बताया जाए राकेश जी, आप तो अंदर की राजनीति जानते हैं, पारस को भी जानते हैं, चिराग को जानते हैं, सब चीज जानते हैं। तो क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार 2024 को लेके ये तैयारी है उनकी और आरजेडी के साथ जाना, चूंकि ईद के समय मिलन हुआ और मुहर्रम के दिन पलटी हो गई, सरकार बदल गई, तो ये क्या माना जाए कि नीतीश कुमार इधर महागठबंधन में अपना एक बेहतर भविष्य देख रहे हैं 2024 को लेके? आज राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद तुरंत नीतीश कुमार ने एक बयान जारी किया और कहा मीडिया को संबोधित करते हुए कि मैं 2024 तक ही मुख्यमंत्री रहूंगा। हो सकता है 2024 के बाद या पहले भी मैं दिल्ली की राजनीति में या केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार का एक पदार्पण होगा और विपक्ष को एक मजबूत भूमिका देंगे। कौन कहता है कि विपक्ष कमजोर हो गया है? मैं भी तो विपक्ष में आ गया हूं, मैं विपक्ष को मजबूत करूंगा। ये बड़ा नीतीश कुमार की बात है। देखिए, नीतीश कुमार बड़बोलेपन के शिकार होते रहे हैं। बिहार का जो शीर्ष नेतृत्व जो प्रादेशिक स्तर पर उभरता है, बिहार में उसे लगता है कि बिहार में ही वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं और बिहार में ही उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। अनुज जी, आप जानते होंगे कुछ दिन पहले ये हवा उड़ रही थी कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, कुछ हवा उड़ी थी। तो बिहार में इन नेताओं का अपने आप का भारत का प्रधानमंत्री बनना, उपराष्ट्रपति बनना, राष्ट्रपति बनना, ये इनकी अपनी एक शगुफा चलता रहता है, बल्कि हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है। वह नीतीश कुमार जो सही में आरसीपी सिंह ने कुछ दिन पहले बयान में दिया था कि महज 15 सीट और महज 20 सीट और महज 10 सीट लोकसभा सीट जीतने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये ख्याल ही इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। बस ये जनमानस को बस ये भुलाना मिलाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं मतदाता को, बल्कि हकीकत कुछ नहीं, बल्कि ये अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर है कि कहीं इनका हाल जो है बहुजन समाज पार्टी के मायावती की तरह या अन्य लोगों की तरह ना हो जाए कि इन पर जो है सो सीबीआई शिकंजा या अन्य शिकंजा ना आ जाए और ये जाकर करके असुरक्षित ना हो जाए। क्या ललन सिंह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बार बार दोहराया, पत्रकारों के सवाल पे उन्होंने कहा कि मैं ईडी और सीबीआई से नहीं डरता हूं, मेरी पार्टी नहीं डरती है, कई तरह के बात कहे। और उन्होंने तो बड़ा हमला किया कि क्या बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेना कोई बीजेपी में आज के समय में जानता है? पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी हो गई है और कोई पुराने नेताओं का सम्मान नहीं है। तो क्या माना जाए, ललन सिंह का ये किस तरफ बयान है? देखिए, ललन सिंह जी अपने जो फैसला जो पार्टी ने लिया है, मतलब नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया उस फैसला को सही दर्शाने के लिए वो आडवाणी और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले रहे हैं। अगर जो ऐसी ही बात थी तो इतने दिन लंबे समय तक गठबंधन क्या आडवाणी जी के साथ चल रहा था या क्या अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चल रहा था? वह तो मतलब मोदी जी के साथ ही इनका गठबंधन चल रहा था, उसी के साथ कई मंचों पर ये लोग दिख रहे थे। तो ये अपने फैसले को सही साबित करने के लिए ऐसा करते हैं। इनके पार्टी में भी शरद यादव रहे, इनके पार्टी में जॉर्ज साहब रहे, किनको इन्होंने याद किया, किनको लगातार अपने याद करते हैं या उनके जन्म समारोह मनाते हैं, बताएं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। चूंकि राजनीति में कई रास्ते बदलते रहते हैं। कभी जॉर्ज फर्नांडिस ने ही नीतीश कुमार को अटल आडवाणी जी से मिलाया था और बीजेपी के माध्यम से पहली बार सीएम की कुर्सी नीतीश जी को मिली थी। ये तो सच्चाई है। नागपुर में जो आरएसएस की मीटिंग चल रही थी वहीं की बात थी। तो ये राजनीति में ये माना जाए राकेश जी कि सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है चढ़ने के लिए छत पे, राजनीति में लोग मोहरे बनाए जाते हैं और गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं। इसीलिए कब किसको मौका मिला, अब महागठबंधन के साथ इनकी कितनी यारी, कितनी दिन नई यारी है, नई पारी की शुरुआत है और मोदी से लड़ने की तैयारी है। तो कितना दिन ये चल पाएगा मामला? देखिए, दोनों ही छत्र छके हुए हैं। कह सकते हैं कि आरजेडी भी जो है नीतीश जी के पलटने से उसका खमियाजा भुगत चुकी है। इसलिए दोनों का जो चलेगा कारवां वह कितना सही चलेगा ये कहना काफी थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये भी कुछ दिन देखना पड़ेगा सत्ता हासिल करने के बाद। और दूसरी बात है कि राजनीति की जहां तक बात है, राजनीति तो हो ही नहीं रही है। सही कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने कहा था
भारत की जो राजनीति है वह सत्ता की लड़ाई बन चुकी है। अभी बिहार में बहुत सर्वत्र मुद्दे हैं, लेकिन ये नीतीश जी को नहीं दिखता, ना तो विपक्ष को दिखता। लगातार सुखाड़ से बिहार का पूरा राज्य जो है सो त्राहिमाम की स्थिति में है, लेकिन ये चीज सत्ता विपक्ष किसी को नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई दिख रही है, इसलिए इसे हम सत्ता की लड़ाई कहें। राजनीति इसको कहना थोड़ा सा एक पत्रकार के सेंस में, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कहना थोड़ा उचित नहीं होगा। अच्छा, आपने अंततः चलते चलते एक चीज बता दीजिए कि क्या बिहार में अब सिर्फ यही होगा? अब इस तरह की जो समीकरणें बन रही है, जाति जनगणना का जो मामला है, अब क्या बिहार का जो विकास था, बिहार जो आगे जा रहा था, या बीजेपी तो अब रही नहीं, तो क्या केंद्र से इनको सपोर्ट मिल पाएगा, या बिहार अब ऐसे ही उठापटक के रास्ते चल देगा? बिहार अभी उठापटक के रास्ते ही चलेगा। विकास का पहिया तो थोड़ा जरूर थमेगा, क्योंकि केंद्र से जो इसकी भरपूर मदद मिल रही थी वह मदद उतनी मिल पाएगी कहना काफी मुश्किल होगा। बिल्कुल, राकेश जी ने काफी अच्छा सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, और इन्होंने कहा कि पूरी तरह से राजनीति बिहार की बदल गई है। अब सिर्फ सत्ता पाने के लिए राजनीति हो रही है। जो नितिन गडकरी की बात थी वो पूरी तरह बिहार में साबित हो गई है, और आगे देखना है कि क्या होता है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद आगे पल पल की नजरें हैं, हमारे संवाददाता लगे हुए हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए गणादेश लाइव। पुनः हम ऐसे रोचक, रोमांचक और लाजवाब खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।